विजय माल्या, एक नाम जो कभी भारत में सक्सेस और ग्लैमर का दूसरा नाम हुआ करता था। पर ऐसा क्या हुआ कि ये चमकता हुआ सितारा अचानक विवादों के अंधेरे में कहीं खो सा गया? तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। एक कहानी महत्वाकांक्षा की, ग्लैमर की और एक बहुत बड़े फाइनेंशियल पतन की। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। और इसी सवाल में छिपी है विजय माल्या की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमारे देश के बैंकिंग और लीगल सिस्टम पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर हुआ क्या था? कैसे कोई हजारों करोड़ का लोन लेकर इतनी आसानी से देश छोड़कर चला गया? देखिए, विजय माल्या की कहानी को अगर समझना है ना, तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। कहानी शुरू होती है उनके पिता विट्ठल माल्या से। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था जिसकी नींव पर विजय माल्या ने अपने सपनों की पूरी इमारत खड़ी कर दी। तो चलिए सबसे पहले उस विरासत को ही समझते हैं। विट्ठल माल्या वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने यूनाइटेड ब्रोरीज ग्रुप यानी यूबी ग्रुप को देश की टॉप कंपनियों में लाकर खड़ा कर दिया। और फिर 1983 में जब उनका निधन हुआ, तब सिर्फ 28 साल के विजय माल्या के कंधों पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, इस पूरे एम्पायर को संभालने की। अब सोचिए, इतनी बड़ी विरासत को संभालना कोई आसान काम तो था नहीं। कंपनी के अंदर ही कई लोग थे जिन्हें लगता था कि ये लड़का इस कुर्सी के काबिल नहीं है। विजय माल्या पर जबरदस्त प्रेशर था खुद को साबित करने का। उन्हें दुनिया को ये दिखाना था कि वो सिर्फ विट्ठल माल्या के बेटे नहीं है, बल्कि खुद भी एक काबिल बिजनेसमैन है। और माल्या ने ये करके दिखाया। उन्होंने बिजनेस को सिर्फ चलाया नहीं, बल्कि उसे एक बिल्कुल नई पहचान दे दी। उन्होंने किंगफिशर को सिर्फ एक बियर ब्रांड नहीं रहने दिया, उसे बना दिया द किंग ऑफ गुड टाइम्स, मतलब अच्छे वक्त का दूसरा नाम। माल्या ने मार्केट को बहुत अच्छे से समझा और 3 जबरदस्त मूव्स चले जिसने पूरे गेम को ही पलट दिया। पहला, प्रोडक्शन को पूरे साल के लिए बढ़ा दिया और एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। दूसरा, बॉटलें टूटने और धोखाधड़ी से बचने के लिए कैन लॉन्च कर दिए। और तीसरा, एक स्ट्रॉन्ग बियर मार्केट में उतारी और वो तो बस छा गई। नतीजा 1986 आते आते किंगफिशर इंडिया की नंबर 1 बियर थी। अब एक और मजेदार बात, उस दौर में भारत में शराब का सीधा विज्ञापन करना बैन था। तो माल्या ने क्या किया? उन्होंने इसका भी एक तोड़ निकाल लिया, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। किंगफिशर के नाम पर पानी, सोडा, स्पोर्ट्स इवेंट्स, अवार्ड्स और हाँ, वो फेमस किंगफिशर कैलेंडर भी लॉन्च कर दिया। मतलब बियर का ऐड किए बिना ही किंगफिशर का नाम हर किसी की जुबान पर था। और इसका नतीजा सच में हैरान कर देने वाला था। जिस कंपनी की वैल्यूएशन 40 करोड़ रुपए थी, माल्या उसे 6000 करोड़ पर ले गए, मतलब 150 टाइम्स ज्यादा। उन्होंने अपने पिता की कंपनी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। और अब हर कोई उन्हें एक विजनरी बिजनेसमैन मानता था। अब देखिए, माल्या एक चीज बहुत अच्छे से जानते थे कि लिकर बिजनेस में सरकारी पॉलिसीज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपने इस एम्पायर को बचाने और उसे और बढ़ाने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की। और 2002 में जनता दल और कांग्रेस दोनों के सपोर्ट से वो राज्यसभा एमपी बन गए। लेकिन विजय माल्या की महत्वाकांक्षाएं अब जमीन पर नहीं टिक रही थीं, वो आसमान छूना चाहती थीं। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम उस चैप्टर पर चलते हैं जहां माल्या का सबसे बड़ा सपना उनके पतन की सबसे बड़ी वजह बन गया। किंगफिशर एयरलाइंस ये सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं था, ये माल्या का पैशन था, उनका जुनून था। उन्होंने इसे अपने बेटे सिद्धार्थ के 18वें जन्मदिन पर एक तोहफे के तौर पर लॉन्च किया था। अपनी जेब से 400 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने एक सपना देखा था, इसे इंडिया की सबसे लग्जूरियस, सबसे शानदार एयरलाइन बनाने का। लेकिन यहीं पर माल्या ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर दी। इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ने का लाइसेंस जल्दी चाहिए था, तो इसके लिए उन्होंने एक लो कॉस्ट एयरलाइन एयर डेक्कन को खरीद लिया। अब सोचिए, एक तरफ थी किंगफिशर जो लग्जरी का दूसरा नाम थी, और दूसरी तरफ एयर डेक्कन जो बिल्कुल नो फ्रिल्स, सस्ती सर्विस देती थी। इन दोनों को मिलाने की कोशिश एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। तो ये फैसला और साथ में 2008 का ग्लोबल रिसेशन और आसमान छूते तेल के दाम, ये किंगफिशर एयरलाइंस के लिए एक दोहरी मार जैसा था। एयरलाइन जबरदस्त घाटे में डूबने लगी और इससे वो फिर कभी उभर ही नहीं पाई।
मुश्किलें बढ़ती गईं, टैक्स भरे नहीं गए और आखिर में 2012 में एयरलाइन का फ्लाइंग लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया गया। अब इस डूबती हुई एयरलाइन को हवा में बनाए रखने के लिए माल्या ने क्या किया? उन्होंने सरकारी बैंकों से भारी भरकम लोन लेना शुरू कर दिया। आईडीबी बैंक, एसबीआई, एक के बाद एक कई बैंकों ने उन्हें हजारों करोड़ का लोन दिया। देखते ही देखते कुल कर्ज 7,000 करोड़ रुपए के भी पार चला गया। अब विडंबना देखिए, एक तरफ एयरलाइन डूब रही थी, कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही थी, वेंडर्स के चेक बाउंस हो रहे थे, और दूसरी तरफ विजय माल्या की अपनी जिंदगी में, उनकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं थी। पार्टियां, महंगी गाड़ियां, आलीशान घर, सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बैंक एक डूबती हुई कंपनी को इतना लोन दे क्यों रहे थे? इसका जवाब आपको चौंका देगा। ये लोन असल में किंगफिशर के ब्रांड की वैल्यू पर दिया गया था। अब ये देखिए, बैंक की अपनी टीम ने इस ब्रांड की वैल्यू लगाई थी 160 करोड़ रुपए, लेकिन एक बाहरी ऑडिटर ग्रांट थॉर्नटन ने इसकी वैल्यूएशन कर दी 4,100 करोड़ रुपए, और इसी वैल्यू पर लोन दे दिया गया। बाद में जब बैंकों ने इस ब्रांड को बेचने की कोशिश की तो उसकी कीमत क्या निकली? ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। तो अब एयरलाइन जमीन पर आ चुकी थी, बैंक्स अपना पैसा वापस मांग रहे थे, और यहीं से शुरू हुआ इस कहानी का आखिरी और सबसे ड्रामेटिक चैप्टर, जिसे कहा जा सकता है द ग्रेट इंडियन एस्केप। और माल्या के देश छोड़ने से ठीक पहले एक बहुत ही अजीब चीज हुई। सीबीआई ने उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिसका मतलब था कि एयरपोर्ट पर उन्हें डिटेन किया जाए, यानी हिरासत में लिया जाए। लेकिन नवंबर 2015 में रहस्यमयी तरीके से इस नोटिस को डिटेन से बदलकर सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया गया। मतलब अब सिर्फ ये बताना था कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, और इसी एक छोटे से बदलाव ने उनके भागने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। और फिर देखिए अगले 72 घंटों में क्या क्या हुआ। एक तरफ 1 मार्च 2016 को बैंक उनका पासपोर्ट जब्त करवाने के लिए ट्रिब्यूनल पहुंचे। उसी दिन माल्या संसद में भी दिखे और कथित तौर पर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मिले। और फिर अगले ही दिन 2 मार्च को वो 55 सूटकेसों के साथ लंदन की फ्लाइट में बैठ गए। और ये सब कब हुआ? ठीक उस सुनवाई से एक दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। अब भारत और यूके के बीच 1992 से एक प्रत्यर्पण संधि है। इसका मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे के अपराधियों को वापस सौंप सकते हैं। भारत ने इसी संधि के तहत माल्या को वापस लाने की हर कोशिश की। वो यूके में अरेस्ट भी हुए, लेकिन तब से लेकर आज तक वो वहां के कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल करके भारत प्रत्यर्पण से बच रहे हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, विजय माल्या को क्या समझा जाए? एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका एक बड़ा सपना बुरी तरह फेल हो गया, या फिर एक विलफुल डिफॉल्टर जिसने जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी पूरा देश जानना चाहता है।